आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका एवोल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। तो आइए समझते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल होता क्या है। इन ए गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलील ऑफ ए जीन आर अ लोकस। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इन ए गिवन पॉपुलेशन किसी दी गई जनसंख्या में, ठीक है, इन ए गिवन पॉपुलेशन किसी दी गई जनसंख्या में वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलील ऑफ ए जीन आर ए लोकस। ठीक, तो किसी दी गई जनसंख्या में किसी जीन या लोकस के एलील की घटना की आवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इन ए गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलील ऑफ ए जीन आर ए लोकस। ठीक, तो किसी दी गई जनसंख्या में किसी जीन या लोकस के एलील की घटना की आवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। तो अगर आपको पॉपुलेशन पता हो तो उस पॉपुलेशन में आप, ठीक है, जीन का पता लगा सकते हैं या लोकस के एलील की फ्रीक्वेंसी का पता आप लगा सकते हैं। दिस फ्रीक्वेंसी इज supposed to remain fixed and even remain the same through generation। ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी यह सपोज करें फिक्स होंगी, यह फ्रीक्वेंसी स्थिर होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, और यहाँ तक कि जनरेशन टू जनरेशन भी फिक्स होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज्ड टू रिमेन फिक्स एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशंस, और पीढ़ी दर पीढ़ी भी यह सेम होती हैं। ठीक है, तो किसी भी दिए गए पॉपुलेशन में आप जो है किसी जीन या लोकस के एलील की फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकते हैं, और यह फ्रीक्वेंसी जो है फिक्स होती है, ठीक है, और जनरेशन टू जनरेशन एक जैसी रहती है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में इसी बात को एक एल्जेब्रिक इक्वेशन को लेकर समझाया गया है। इसी बात को एक एल्जेब्रिक इक्वेशन के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, तो आप हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं। इसमें बताया गया है कि इन ए गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एलील ऑफ ए जीन आर ए लोकस। किसी भी दिए गए जनसंख्या में किसी जीन या लोकस के एलील की आवृत्ति का पता लगाया जा सकता है। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज्ड टू रिमेन फिक्स एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू जनरेशन। यह फ्रीक्वेंसी जो है फिक्स होती है, स्थिर रहती है, और जनरेशन टू जनरेशन एक जैसी बनी रहती है। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल स्टेटेड इट यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशन। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में इस बात को एक एल्जेब्रिक इक्वेशन के माध्यम से दिया गया है। आइए देखते हैं इस प्रिंसिपल में कैसे दिया गया है बात को। दिस प्रिंसिपल से, ठीक है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता क्या है। दिस प्रिंसिपल से दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहता है कि पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी जो है वह कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है, और जनरेशन टू जनरेशन एक समान होती है। ठीक, दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल। ठीक है, एलील की जो फ्रीक्वेंसी होती है पॉपुलेशन में वे स्टेबल होती है, स्थिर होती है, एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी स्थिर होती है। जनसंख्या में एलील की आवृत्तियां जो हैं, एलील की जो फ्रीक्वेंसी है, वे स्थिर होती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी एक समान रहती हैं। द जीन पूल, ठीक है, जीन पूल मीन्स टोटल जीन एंड देयर एलील इन ए पॉपुलेशन। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन में टोटल जीन और उनके एलील, टोटल जीन एंड देयर एलील इन ए पॉपुलेशन, उसको क्या कहेंगे, जीन पूल कहेंगे। ठीक, द जीन पूल रिमेन ए कांस्टेंट। जीन पूल क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो जीन पूल रिमेन ए कांस्टेंट।
जीन पूल्स जो होते हैं वे कांस्टेंट बने रहते हैं, ठीक है, वो चेंज नहीं होते हैं। जीन पूल में क्या आएंगे? टोटल जीन एंड देयर एलील इन ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में टोटल जीन और उनके जो एलील्स हैं वे कांस्टेंट होंगे, तो द जीन पूल रिमेन इज कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक एक्विलिब्रियम, ठीक है, इसे जेनेटिक एक्विलिब्रियम कहा जाता है, इसे आनुवांशिक संतुलन कहते हैं, ठीक है। तो किसी भी गिवन पॉपुलेशन में जीन पूल्स जो होते हैं वे हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। जीन पूल्स का मतलब टोटल जीन एंड देयर एलील्स, ये क्या होंगे? कांस्टेंट रहेंगे। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक एक्विलिब्रियम, इसे ही जेनेटिक एक्विलिब्रियम कहा जाएगा, आनुवांशिक संतुलन कहा जाएगा, ठीक, यह बना रहता है। सम टोटल ऑफ ऑल द एलिक फ्रीक्वेंसी इज 1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो एलिक फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल जो है 1 के बराबर होगा, ठीक है। सम टोटल ऑफ ऑल द एलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1, सभी एलिलिक फ्रीक्वेंसी 1 होती है, सभी एलिक फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 होती है। टोटल सम करने पे एलिक फ्रीक्वेंसी 1 आएगी। इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी तभी आपने देखा 1। अब इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जाम्पल कैन बी नेम्ड पी क्यू ईटीसी, ठीक है। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को आप नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है P एंड Q से, ठीक है। तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को आप P और Q से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। इन ए डिप्लॉयड, ठीक है, किसी डिप्लॉयड में P एंड Q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A एंड एलील स्मॉल a, ठीक है। तो किसी भी डिप्लॉयड में P और Q जो है, ठीक है, P रिप्रेजेंट करता है एलील कैपिटल ए को, P रिप्रेजेंट कर रहा है एलील कैपिटल ए के फ्रीक्वेंसी को, और Q जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह एलील स्मॉल ए के फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो कैन बी नेम्ड P Q, आप जो है किसी भी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहां पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल p और स्मॉल q से। इन अ डिप्लॉयड स्मॉल p एंड स्मॉल q रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए एंड एलील स्मॉल ए। स्मॉल p जो है वह एलील कैपिटल ए के फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, और स्मॉल q जो है वह एलील स्मॉल ए के फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक। द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन सिंपल p स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल ए जो है, कैपिटल जो ए जो है वह स्मॉल p का है, स्मॉल p का एलील क्या है? कैपिटल ए। तो कैपिटल ए, तो इसके लिए आप स्मॉल p यूज करेंगे तो इसको आप p स्क्वायर लिख सकते हैं। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज सिंपली p स्क्वायर, आप सिंपली p स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वे, ठीक है, इसे आप दूसरे वे भी कह सकते हैं, जैसे कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील ए with a frequency of a p appear in both the chromosome of a diploid individual is simply the product of the probabilities, ठीक है। तो आप कह सकते हैं सिंपल टर्म में, सरल शब्दों में आप यह बातें कह सकते हैं कि किसी भी डिप्लॉयड में, ठीक है, किसी भी डिप्लॉयड में p और q जो हैं एलील a और एलील स्मॉल a के फ्रीक्वेंसी को बताते हैं,
और एक, ठीक है, एक इंडिविजुअल्स में कैपिटल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वह पी स्क्वायर होती है। ठीक, इसी तरह से दूसरे वाले का जो होगा वो आपका क्यू स्क्वायर हो जाएगा। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो पी क्यू है वह अगर हम कैपिटल ए स्मॉल ए लें तो उनके लिए आप 2pq ले सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए आप एक एल्जेब्रिक इक्वेशन के रूप में व्यक्त करेंगे, सिंपली प्रोडक्ट के रूप में, जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज पी स्क्वायर सिमिलरली ऑफ स्मॉल ए इज क्यू स्क्वायर ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए 2pq, हेंस पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें आपने देखा दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वे। इसको सिंपल भाषा में हम दूसरे शब्द में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन एलील ए विथ फ्रीक्वेंसी प्यू, ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी है, जो संभावना है एलील ए की जिसकी फ्रीक्वेंसी है स्मॉल पी, अपीयर ऑन बोथ द क्रोमोजोम, ठीक है, जो दोनों क्रोमोजोम पे अपीयर हो रहे हैं, दोनों क्रोमोजोम पे दिखाई दे रहे हैं। आप है डिप्लॉयड इंडिविजुअल, ठीक है, किसी भी डिप्लॉयड इंडिविजुअल के दोनों क्रोमोजोम पे एलील ए की फ्रीक्वेंसी स्मॉल पी अपीयर हो रही है, दिखाई दे रही है, इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ बोथ प्रोबेबिलिटी। और यह जो होगी दोनों प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट के बराबर होगी, दैट इज पी स्क्वायर। दोनों प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट की बराबर होगी, मतलब दोनों क्रोमोजोम पे दिख रहा है, इसलिए दोनों प्रोडक्ट के प्रोबेबिलिटी जो होगी वह पी स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरह से जो स्मॉल ए होगा वह भी दोनों क्रोमोजोम पे रिप्रेजेंट होगा, इसलिए उसकी भी प्रोबेबिलिटी जो होगी वह सिमिलरली स्मॉल ए इज क्यू स्क्वायर, तो वह भी हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर ऑफ ए इज 2pq, और जो कैपिटल ए स्मॉल ए है वह है आपका 2pq। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, दिस इज बायोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, यह एक बायोनोमियल एक्सपेंशन है जिसे हम लिखते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और p प्लस क्यू का होल स्क्वायर को आप लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि जो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल है वह एक जीन पूल के बारे में बता रहा है, जिसमें टोटल फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं जीन पूल की वह कांस्टेंट होती है। ठीक है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें फ्रीक्वेंसीज को P और Q से, और P जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एलील कैपिटल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q जो है एलील स्मॉल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो सम होगा फ्रीक्वेंसीज का वो 1 के बराबर होगा, और इसको हम लिख सकते हैं P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और P प्लस क्यू का होल स्क्वायर होता क्या है? P स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1।